नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। वक्त हो चला है न्यूज एट 4 का, तो इसीलिए हम हाजिर हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों को लेकर। पहली खबर मऊ से है, जहां बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बसपा मुख्तार अंसारी से किनारा कर सकती है, टिकट काट सकती है। दूसरी खबर है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से जुड़ी, जो बाराबंकी में थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तीसरी खबर की बात करते हैं। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान व्यापी के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। चौथी खबर की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अचानक से लखनऊ दौरे पर आ गई। कार्यक्रम तो कल का था, लेकिन वो आज ही लखनऊ पहुंच गई। ये 4 बड़ी खबरें हैं 4 बजे की, इनकी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। जहां आप देखिए, सियासत से जुड़ी बेहद अहम खबर है, ये आपको डिटेल दें इससे पहले बताएं। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में जमीन विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिस पर निगाहें टिकी हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की जमीन पर ASI से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने वाले सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक ये रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते के भीतर नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्षकारों को फिलहाल राहत मिली है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की ये सिंगल बेंच है जिसका फैसला है ये। अब आप ये जान लीजिए कि 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। ASI से खुदाई कराई जाए और सर्वेक्षण के जरिए हकीकत का पता लगाया जाए, ऐसे आदेश थे। मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज के इसी आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, चैलेंज किया था। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी और इसी पर फैसला हुआ था। 31 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करके रखा था, जिसे आज बताया गया, सार्वजनिक किया गया। तो ज्ञान व्यापी मामला है क्या और मुस्लिम पक्षकारों का इस पर क्या कहना था, ये हम आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मामला है वो परिसर से जुड़ा है और इसके मुताबिक अगर पुरातत्व विभाग यहां पर जुड़ता या फिर यहां खुदाई करता तो 17वीं शताब्दी से जो एक बड़ा हिस्सा हिंदू समुदाय का कहता है कि यहां पर बाबा विश्वनाथ के सामने ही मंदिर था, लेकिन यहां पर मुस्लिम और मुगलों ने जिस तरीके से कब्जा किया, उस मंदिर के ऊपर अपनी मस्जिद बनाई है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से आशुतोष तिवारी जी जो जज थे सिविल डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के, वो उन्होंने अपनी न्यायप्रियता नहीं दिखाई। न्याय से हट करके उन्होंने फैसला दिया था और जो न्याय के विरुद्ध दिया था, उन्होंने ये गलत काम किया था। इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे, जबकि वहाँ फैसला रिजर्व था, तो उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ ऑर्डर किया था कि यहाँ के ASI सर्वे हो, जबकि ASI सर्वे का कोई माने नहीं। 1991 के एक्ट के बाद से इस तरह का सर्वे नहीं हो सकता। कोर्ट ने फैसले में अपने ये कहा, जब जज साहब को ये मालूम था यहाँ के आशुतोष तिवारी को कि यहाँ पे जो है जजमेंट रिजर्व है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की। लिमिट क्रॉस करके उन्होंने ये जजमेंट ऑर्डर पास किया था। तो चलिए, इस खबर की डिटेल जानने के लिए जमीनी हकीकत क्या है हम रुख करेंगे। वाराणसी से नीतीश हमारे सहयोगी हैं, मोहम्मद मोइन हैं प्रयागराज से। तो सबसे पहले जानेंगे कि फैसला किस तरीके का आया है और हाईकोर्ट से किस तरीके की डिटेल है। मोहम्मद मोइन से जानेंगे, मोइन किस तरीके की जानकारी है, जरा वो विस्तार से समझाइए। किन आधार पर यह फैसला सुनाया गया है कि ASI ना जाए, खोज शुरू ना करे, किस आधार पर है ये? ज्ञानवापी इलाके में स्थित मस्जिद और मंदिर का विवाद वो बरसों पुराना है। निचली अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक कई मुकदमे लंबित हैं, लेकिन जो ताजा मामला था वो वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज के 8 अप्रैल के आदेश से जुड़ा हुआ था। 8 अप्रैल को सिविल जज ने ये आदेश दिया था कि जो विवादित स्थल है वहां की ASI से खुदाई कराई जाए और सच्चाई का पता लगाया जाए सर्वेक्षण के जरिए, टेक्निक के जरिए। उसी आदेश को जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती
दी थी, उसमें से मस्जिद इंतजामिया कमेटी और इसके साथ साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इन दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी उस फैसले को चुनौती दी थी। उस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, ना कि पूरे जमीन विवाद पर। और उस मामले में हाई कोर्ट की जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने जो प्रोसीडिंग चल रही थी उस पूरी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया है और 8 अप्रैल को जो खुदाई का और सर्वेक्षण कराए जाने का फैसला दिया गया था, आदेश दिया गया था, उस पर भी रोक लगा दी है। हमारे साथ एक पक्ष के वकील प्रभाष पांडे जी मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात करके और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। वकील साहब बताइए, आज क्या फैसला आया और 8 अप्रैल के फैसले पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी, जहाँ तक कि मैंने देखा, मैं न्यायालय में ही था, जस्टिस पाडिया ने जो संशोधन याचिका थी 8 अप्रैल के आदेश की, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को उन्होंने आदेश दिया था विवादित स्थल की खुदाई करने का, उस आदेश को स्टे कर दिया है और प्रोसीडिंग जो लोअर कोर्ट की है वो पूरी प्रोसीडिंग स्टे कर दिया है। और इसमें पेटिशनर काउंसिल को कहा गया है कि आप इसमें संशोधन करिए और जो संशोधन उन्होंने दाखिल किया उसको अलाउ कर दिया है। और इसमें 8 अक्टूबर इसमें अगली तारीख लगाई है, तब तक काउंटर रिजॉइंडर एक्सचेंज करने का समय दिया है। जी देखिए, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि ये जो आज का फैसला है, जो रोक लगाई है, वो स्थायी तौर पर लगाई है या अगले आदेश तक के लिए लगाई है? अगले आदेश तक के लिए लगाई है जी। अगली लिस्टिंग जब 8-10 लगेगी उसमें फिर से बहस होगी, क्योंकि तब दोनों पक्षकार पूरे तैयारी के साथ आएंगे, वो अपना जवाब भी दाखिल कर देंगे, फिर इसमें फाइनल ऑर्डर आएगा। लेकिन अभी तक ये स्टे है, अभी तक के लिए। स्नेहलता, अभी जो रोक लगी हुई है वो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए लगी हुई है। क्योंकि देखिए ये मामला बड़ा है, पेचीदा है, पुराना है, लेकिन एएसआई का सर्वेक्षण कितना मायने रखता है और उसका होना और कब होना, ये अभी इस पर संशय के बादल हैं। हम चलते हैं नीतीश के पास, दोनों पक्ष की बात कर लेते हैं। अगर बात की जा रही है पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण की नीतीश, तो क्या डिटेल है, ऐसा क्या है कि जिसे लेकर एक पक्ष कह रहा है नहीं ये सर्वेक्षण होना ही नहीं चाहिए? निश्चित तौर पर स्नेहलता, जो मामला है वो विवाद से ही जुड़ा हुआ है। जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है, जो मंदिर पक्ष के लिए जो ज्ञानवापी पक्ष के हिंदू पक्षकार हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर जो ज्ञानवापी परिसर है उसका सर्वे होना चाहिए, एएसआई सर्वे होना चाहिए, वो इस पक्ष में है। वहीं मुस्लिम पक्षकार लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ संत भी मौजूद हैं जो सुबह से ही इस उम्मीद में थे कि इस पक्ष में फैसला आएगा, और थोड़ी सी नाउम्मीदी इन्हें जरूर है, लेकिन अगले आदेश तक चूंकि इस फैसले पर रोक लगाई गई है, तो इसे लेकर क्या सोच रहे हैं स्वामी जी आप? देखिए, अभी ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि इस प्रकार से कोर्ट का फैसला आएगा, परंतु जैसा कहा गया कि अगले जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक के लिए जो है रोक लगाई गई है और दोनों पक्षों के लिए कहा गया है। लेकिन अभी यह बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने सबूत हैं, जितने हमारे पास वहाँ के वर्तमान में स्थिति है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही कि वो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट उसको ये कहता था कि खुदाई के लिए तैयार था, जाँच कराने के लिए तैयार कर देता, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और जो विवाद है, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद है, वो खत्म हो जाता मुझे लगता है। और ये भाईचारा का जो स्थिति थी, राडार तकनीक से मंदिर के सर्वेक्षण कराने की बात सामने थी 8 अप्रैल का दिन, और इसके साथ ही सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक फैसला दिया। उस फैसले के विरोध में जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो हाई कोर्ट गए। अगर फैसला आगे भी आपके पक्ष में नहीं आता है तो आगे किस तरह की रणनीति बना रहे हैं आप लोग, क्या करना है? देखिए, आगे हम लोग पहले तो अभी आशा रखते हैं कि यहाँ पर इस बात को मजबूती के साथ देखा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट है, आगे दरवाजा खुला हुआ है, यहीं तक सीमित नहीं है। और क्योंकि आपने राम मंदिर में देखा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश, देखिए मंदिर अपनी जगह है और बनारस को हम जानते हैं गंगा जमुनी तहजीब भी देखी जाती है, वक्त वक्त पर एकता भी दिखाते हैं, लेकिन मामला कोर्ट का है, इसीलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मोहम्मद मोइन, आपका शुक्रिया, आपने जानकारी दी। नीतीश, आपने बातचीत की, जानकारी दी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, बात कर ले लखनऊ से आई खबर की, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को कल पहुंचना था, लेकिन आज ही वो लखनऊ पहुंच गईं। तय वक्त से पहले ही प्रियंका गांधी के पहुंचने की ये खबर आई है। कल की बात करें तो कल उनका शेड्यूल था, उनको पहुंचना था लखनऊ पे, कई कार्यक्रम के तहत उनका ये आगमन बताया जा रहा था, लेकिन अचानक से तस्वीर आई कि प्रियंका तो लखनऊ में है। और देखिए, यही वो तस्वीरें हैं आपके सामने, कल का वक्त, लेकिन आज सही मतलब वक्त से पहले पहुंची। ये काफिला आप देख सकते हैं लखनऊ से। कांग्रेस की
राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। अपने तय कार्यक्रम से काफ़ी पहले प्रियंका गांधी जो है वो लखनऊ आई हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय उनका जो काफिला है वो एयरपोर्ट के अब सीधे कॉल हाउस पहुंच रहा है। वो कॉल हाउस जहां पर प्रियंका गांधी को रुकना है। जो कार्यक्रम तय था पहले से प्रियंका गांधी का, वो 2 दिवसीय दौरा था। 10 और 11 तारीख ये देखिए प्रियंका गांधी इस समय बैठी हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और प्रियंका गांधी का जो कार्यक्रम था, ये बताया जा रहा था कि आज रात में वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंचने के बाद कल से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अचानक से प्रियंका गांधी के काफिले जो कार्यक्रम था उसमें तब्दीली हुई और अचानक वो यहाँ पर पहुँच गई। हालात ये रहे कि जो पार्टी के बहुत से बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी, बल्कि जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, हमने उनसे भी बात की तो वहाँ से ये जानकारी मिली कि वो खुद इस समय दूसरे जिले में कार्यक्रम में मौजूद है। यानी साफ जाहिर है कि प्रदेश अध्यक्ष तक को प्रियंका गांधी यानी जो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके आने की जानकारी नहीं थी। प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं और अब यहां से मिशन 2022 को लेकर उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और 11 तारीख तक अब प्रियंका गांधी का डेरा लखनऊ में ही रहेगा और यहीं से मिशन 2022 के लिए वो अपनी आगे की रणनीति बनाएंगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। रिपोर्ट आपने देखी। चलिए अब डिटेल के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। और शैलेश, जरा बताइए, अजय कुमार लल्लू को भी नहीं पता था, वो बाहर थे, अब धीरे धीरे कार्यकर्ता मूव करना शुरू किए होंगे, कुछ पता चल रहा है कि अचानक से प्लान चेंज कैसे हुआ? बिल्कुल निश्चित रूप से स्नेहिता, जब भी प्रियंका गांधी लखनऊ आती हैं तो एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारियों का हुजूम होता है उनके स्वागत के लिए। लेकिन इस बार वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। अगर बात करें तो सिर्फ कांग्रेस की जो विधानमंडल दल की नेता हैं आराधना मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे कुछ लोगों के साथ में। और यहाँ तक कि इस बात की जानकारी जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उन तक भी नहीं थी कि प्रियंका गांधी इस समय आ रही है। पहले उनका जो कार्यक्रम बताया गया था पार्टी की तरफ से, वो आज रात में आने का बताया गया था। सीधे चलते हैं, बात करते हैं आराधना मिश्रा जी हमारे साथ में, उन्हीं से जानकारी लेते हैं इन कार्यक्रमों की भी और प्रियंका गांधी के जो कार्यक्रम में बदलाव हुआ उस पर भी। मैम, जानना चाहेंगे अचानक से ऐसा क्या हुआ जो पूरा कार्यक्रम बदल गया? प्रियंका गांधी जी अचानक आती हैं, पार्टी के पदाधिकारियों तक को जानकारी नहीं होती। देखिए, अगर आपकी जानकारी में हो तो 2 दिन का उनका निर्धारित कार्यक्रम था, जो कल और परसों का, और आज देर रात उन्हें आना था। और कुछ व्यक्तिगत कारण थे, कुछ व्यक्तिगत कार्य थे, जिसकी वजह से उनको अपना दौरा थोड़ा प्रीपोन करना पड़ा। मैं समझती हूँ बड़ी सामान्य सी बात है और जहाँ वो हैं ये उनका घर है। अगर वो पहले आ गई, थोड़ा इसमें कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं है। जहाँ तक पदाधिकारियों की सूचना की बात थी, हम सब लोगों को अलग अलग काम, क्योंकि इस वक्त हमारे कई सारे अभियान साथ में चल रहे हैं। किसान पंचायत चल रही है जिसमें हमारे अध्यक्ष जी हरदोई गए हुए हैं। मैं भी किसी अन्य कार्यक्रम, कल हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होना उसको मुझे ही कोऑर्डिनेट करना है। तो हम सब लोग अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए, इसलिए और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात थी, अगर उनका जो पहले से निर्धारित प्रोग्राम था उस पर अगर वो आती तो ज़रूर सब लोग पहुँचते। पर अचानक उनका ये प्रोग्राम चेंज हुआ और उनका कुछ व्यक्तिगत काम था। मुझे लगता है बड़ी सामान्य सी बात है, कोई विशेष चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे बहुत चर्चा की जाए। क्या कार्यक्रमों पर भी कोई असर अब पड़ेगा? 2 दिन की जो बैठकें कल सुबह से शुरू होनी थी पहले, उनमें भी कोई बदलाव? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। अच्छा शैलेश, जरा सवाल कीजिएगा कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी आज ट्वीट करके लिखा है कि पिकनिक मनाते कटाक्ष किया है, तंज किया है। उस बारे में क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं आराधना मिश्रा जी पार्टी की ओर से? बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए बिल्कुल स्नेहलता, उन्होंने ट्वीट भी किया और मीडिया में बयान देके भी उन्होंने सवाल उठाए। बिल्कुल बात करेंगे। मैम, जानना चाहेंगे जिस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि प्रियंका जी पिकनिक मनाने आई हैं, उसके बाद मीडिया से बयान दिया कि यहाँ पर आकर वो ड्रामा करती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कुछ नया सोचना चाहिए। अपने जो सोशल मीडिया और जो उनके ट्विटर हैंडलर्स हैं उनसे कुछ सलाह ले लें, क्योंकि पिकनिक वाली बात और घूमने आने वाली बात ये बड़ी पुरानी हो गई। प्रियंका जी लगातार आती रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां किसानों की। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ये क्यों भूल जाते कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अभी वो कुछ दिन पहले यहाँ पे रह के गई। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये उनकी छटपटाहट मुझे दिखाई देती है। जब भी प्रियंका जी के आने का प्रोग्राम होता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं की नींद उड़ जाती है। और ये इस तरह के जो बयान हैं ये उन्हीं हताशा की निशानी है। मैं इतना ही कहूँगी कि अब वो कुछ और सोच लें और तैयारी कर लें। बड़ा राज्य है, बड़ा चुनाव है और सियासी हलचलें जितनी भी छोटी दिखाई दें होती बड़ी हैं और उन पर कयास भी लगता है, वार प्रतिवार भी होता है। शैलेश, आपका शुक्रिया बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के।
न्यूज एट 4 देख रहे हैं आप और चलिए ब्रेक के बाद खबरों की बात कर लेते हैं। रामपुर में आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजस्व टीम सरकारी जमीन की पैमाइश करने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी की 471 एकड़ जमीन यूपी सरकार के नाम से वापस की जाएगी, क्योंकि जौहर ट्रस्ट पर नियम शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप है। अब खबर गोरखपुर से है, जहां राप्ती नदी में आई बाढ़ ने कहर मचा रखा है। दक्षिणांचल के जगदीशपुर गांव की बात करें तो बाढ़ से मानो इस गांव का वजूद ही मिट चुका है। आलम यह है कि इस गांव का आखिरी घर भी इसी पानी में, इसी बाढ़ में समा चुका है। ये देखिए, कटान का ये आलम है कि आखिरी घर था इस गांव का, वो भी पानी में समा चुका है। और राप्ती का यही रौद्र रूप गोरखपुर में देखा जा रहा है। दक्षिणांचल के पूरे गांव की हालत आप देखिए कि इस कटान में समाते चले गए एक के बाद एक घर, और जो आखिरी घर था वो भी पानी में समा गया। तो पानी की दो स्थितियां हैं, एक तो जलस्तर बढ़ने से जो डर रहता है, दूसरे जो कटान का स्वरूप होता है उसकी मार बहुत ज्यादा गांवों पर पड़ती है। उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से जब नदी कटान पर होती है वेग के साथ बढ़ती है और जमीन को पानी में समाने के लिए ये वेग काफी होता है। ऐसी ही तस्वीरें हैं ये। और ये आखिरी घर है जगदीशपुर गांव का, ये भी पानी में समा गया है। तो गांव का गांव तो खाली हो चुका था, लेकिन कटान रुकना खत्म नहीं हुआ, ये कटान जारी है। तो बुरा हाल है बाढ़ से। 15 तारीख मॉनसून का वक्त बताया गया है और ये लोग मान के चल रहे हैं कि खतरा जो है वो टला नहीं है। बारिश ना हो, जलस्तर ना बढ़े, लेकिन कटान का जो दंश है वो कितना भयानक होता है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक करके इस गांव के लगभग सभी घर ऐसे ही राप्ती में समा गए। लखनऊ की बात करते हैं। जल निगम संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जल निगम के जो सैकड़ों कर्मचारी हैं वो मुख्यालय पर इकट्ठे हो गए हैं। ये लोग महंगाई, पेंशन, वेतन भत्ता, ये तमाम चीजों को लेकर मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। तो ये लोग जल निगम के नगरीय ग्रामीण विभागों को बांटने का विरोध भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से जल निगम के कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। मुख्यालय से पटेल मार्ग, हजरत तक भी रैली निकालेंगे। जल निगम के कर्मचारियों को देख रहे हैं आप, इसमें रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं, पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कर्मचारी मौजूद हैं। तो उधर अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के अस्थि विसर्जन स्थल पर जाकर चारों वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह की ही देन है कि आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, निर्माण चल रहा है। हम सबके लिए कल्याण सिंह प्रेरणादायी रहे। माननीय कल्याण सिंह जी की देन है कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस 500 वर्षों में जो तमाम इसके लिए आंदोलन चलाए गए, तमाम संघर्ष हुआ, उसमें यदि सर्वाधिक योगदान है तो माननीय कल्याण सिंह जी का। आज उनका जो है अस्थि विसर्जन होने जा रहा है सरजू जी में। तो जिस स्थल पर जो है तो अस्थि विसर्जन होना है, तो अस्थि विसर्जन स्थल का आज चारों वेदों के मंत्रों के द्वारा मैंने स्वयं जो है तो उस स्थल का पूजन किया है। माननीय श्री कल्याण सिंह जी भले हम लोगों के बीच में जो है तो शरीर के रूप में न हो, लेकिन उनके जो जीवन चरित्र है वो हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणाप्रद रहेगा।